नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो है ना, राजस्थान की है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है कौशल कुमार। कौशल जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में राजस्थान में गए हुए थे अपने यार दोस्तों के पास में, और वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम भी कर रहे थे। पढ़े लिखे थे तो सुपरवाइजर का पोस्ट मिला हुआ था, लेकिन अपने यार दोस्तों के साथ में रहते थे और वो एकांत पसंद थे। चाहते थे कि मैं जब घर में आऊं तो मुझे एकांत मिले। लेकिन वहाँ पर लड़कों का झुंड था, और ऐसे लड़के थे जो ताश भी खेलते थे और नशा भी करते थे। अब उसमें उनको रहना मुश्किल हो गया था। और तब ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी जो आगे बढ़ती है ना, और तब तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं कौशल जी के शब्दों के साथ में। दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। मैं जवान था, उम्र लगभग 25 साल की, लेकिन अभी शादी ब्याह नहीं हुआ था। घर गरीबी में जूझ रहा था, तभी तो मैं अपना घर छोड़ करके राजस्थान में आया था, जहाँ हमारे गांव के यार दोस्त काम करते थे, और उनकी कृपा से ही मैं उस फैक्ट्री में काम पाया था। मैं पढ़ा लिखा था, टैलेंटेड था, तो मालिक जो थे, मैनेजर थे, पहचान गए कि लड़का काबिल है। और तब मुझे कुछ दिन तो ऐसे ही रखा गया था, लेकिन जब मेरा टैलेंट उन्होंने देखा, तब मुझे सुपरवाइज़र की नौकरी दे दिया था। लेकिन उस घर में जहाँ पर मेरे यार दोस्त रहा करते थे ना, एक बड़ा सा हॉल था, और उसमें कम से कम 12 से 13 लड़के रहते थे। मैं लेकर के 13 लड़के उसमें रहते थे। बड़ा शोर होता था, इतना शोर होता था कि मैं सो नहीं पाता था। और मेरा जो काम था ना, मैं अपना काम ख़त्म करके और शाम के 7 बजे, कभी 7:30 बजे, 8 बजे तक अपने घर पर वहाँ कमरे में पहुँच जाता था। लेकिन मैं चाहता था कि आराम करूं, लेकिन वहाँ आराम नसीब नहीं होता था। आराम कब होता था कि सारे लड़के 12 साढ़े 12 बजे रात में जब सो जाते थे ना, तब वो शोर ख़त्म होता था। नहीं तो कोई नशा कर रहा है, कुछ ताश खेल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बोलूं किससे? मैं तो बोल नहीं सकता था। उन्हीं की कृपा से मैं अब इस फैक्ट्री में लगा हुआ था, तो ऐसा तो मैं काम करने वाला नहीं था। लेकिन जो मेरा प्रिय मित्र था, मैं अपनी तकलीफ़ उसको समझाया, और तब वो हंस के बोला कि कौशल, मैं समझ रहा हूँ, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तुम ऐसा करो कि तुम अलग कमरा ले लो। लेकिन उस टाइम मेरे जो हाथ थे ना, बिल्कुल खाली थे, पैसे नहीं थे। तो मैं अपना तकलीफ़ उसको बताया, और तब कहा कि कुछ दिन काट लो, जब पैसा वैसा आ जाएगा मैं घर खोजने में तुम्हारी मदद कर दूँगा। खैर, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मैं नींद पूरा नहीं करता था ना, तो जब फैक्ट्री में जाता था तो झपकी भी आ जाती थी। एक बार मैं काम कर रहा था, अब मैनेजर साहब कब मेरे सामने आके खड़े हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं झपकी में था, नींद ले रहा था। मुझे जगाते हैं और मुझे ऑफिस में बुलाते हैं। मैं तो इतना डर गया था कि लगा कि अब मेरी नौकरी गई। लेकिन उन्होंने बड़ा प्रेम से मुझे कुर्सी पर बिठाया और बोले, कौशल, बात क्या है बेटा? वो उम्रदार थे और मेरे पापा का उम्र के आसपास के थे, जो मैनेजर साहब थे। मैं तो डर गया कि आज तो नौकरी मिली गई। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली, यार दोस्तों की कृपा से, और वो नौकरी मैं आज गंवा दूंगा। लेकिन जब वो प्यार से मुझे बात करने लगे ना, पूछने लगे कि बेटा कुछ बात है, बताओ, कोई समस्या हो, तुम सो रहे हो, मैं देखा हूँ, मुझे कंप्लेंट भी आया था कि तुम दोपहर के टाइम में सो जाते हो। बात क्या, तुम्हारी नींद पूरा नहीं होती है क्या? तब मैं अपना दुख दर्द उनको बताया कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की हालात ऐसी है। मेरी बात को समझ गए और सोचने लगे। फिर कहने लगे, एक तरीका है, मेरा एक घर है, 4 कमरे हैं उसमें, लेकिन मैं किराए पर किसी को देता नहीं हूँ। रोड के किनारे है, और वहाँ पर रोड के दुकान लगाता है एक चाय वाला, चाय नाश्ता का काम करता है।
और वो जब रात हो जाती तो सारा सामान अब उसी घर में रख देता है। और कभी कभी वहाँ रुकता भी है, तो मैं चाबी उसको दे रखा हूँ। मैंने उस घर को किराए पर दिया था, लेकिन अब इतना गंद फैल गया था कि मैं जब गया ना तो मैं देख लिया कि आज के बाद किराए पर नहीं दूंगा। लेकिन प्रॉपर्टी अपनी है, साफ़ सुथरा कोई रखे, तो मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मैं कमरा दे सकता हूँ और यहाँ से नज़दीक भी है। जितना दूर तुम जाते हो ना उससे कम ही दूरी पर वो पड़ेगा। तो जाओ वहाँ पर, मैं अब तुम्हें पर्ची लिख देता हूँ और उसके पास जाके मिलो। उनका नाम बनवारी है, जो चाय वाले हैं ना भैया, उनका नाम बनवारी है और वो भी उम्रदार हैं। सब कुछ अब हमारे मैनेजर साहब जो थे ना बताए कि तुम्हें वहाँ बिल्कुल जैसा कमरा चाहते हो शांत तुम्हें मिलेगा। वहाँ कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा। अपनी नींद तुम आराम से पूरा कर सकते हो। लेकिन खाने पीने का व्यवस्था वहाँ थोड़ा दूरी पर है, तो तुम देख लेना। अगर तुम्हें सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो अपने दोस्तों के पास तो तुम रह ही रहे हो और आगे देख लेना। मैनेजर साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि हाँ कमरा है, अगर तुम्हें सूट करता है तो जाकर देख लो। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बिना मांगे सब कुछ मिल गया था। हाँ, मैं वहाँ पर पहुँच गया बनवारी जी के पास में, जो रोड के किनारे में चाय नाश्ते की दुकान लगाते थे। सुबह 6 बजे दुकान खोल देते थे और देर तक 9 बजे तक अपनी दुकान जमाए रखते थे। बिक्री भी होती होगी तभी तो। और रात के टाइम में सारा सामान जो था ना अब उसी घर में, मैनेजर साहब के घर में रख देते थे। अब बदले में घर की साफ सफाई वो रखते थे। हाँ, कभी कभी रात में रुक भी जाते थे। 4 कमरा था तो एक कमरे में अपना सामान वगैरह रख करके ताला बंद कर देते थे। मेन गेट का भी था, उनके पास सब कुछ चाबी था। जब मैंने उनको सब कुछ बताया कि मैं फैक्ट्री से आया हूँ, मैनेजर साहब ने भेजा है, ये देखिए पर्ची। हाँ, तब कहने लगे ठीक है आप चलिए, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ, लेकिन देखिए साफ सफाई जरूर रखिएगा। ये जो मैनेजर साहब है ना सफाई पसंद इंसान है। हाँ, तब मैं कहा कि भाई मैं तो अपना कमरा का सफाई बिल्कुल रखूँगा। मैं जाकर देखता हूँ, कमरा देखता हूँ और पसंद भी आ जाता है। लोकेशन भी बिल्कुल सही है। और मैं पूछता हूँ कि खाने पीने का क्या कहाँ पर होगा। तब कहने लगे कि देखो भाई मेरे पास तो नाश्ता पानी मिल सकता है, लेकिन रोटी कहोगे ये सब कहोगे तो मेरे पास मिलेगा नहीं। पास में थोड़ा मेरे दुकान से आगे में एक ढाबा है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज मिलेगा, वेज खाते हो तो वेज मिलेगा। मतलब मेरी समस्या का निदान हो चुका था। हाँ, मैं उस कमरे में अपने आप को अब बिल्कुल सेटल कर लिया था। सारा सामान अपना जो भी था छोटा मोटा लेकर आ गया था। अब इसके बाद तो मेरी नींद पूरी होने लगी। लेकिन जो चाय वाले भैया थे ना, भैया तो नहीं चाचा बोल सकते उनको, उम्र ज़्यादा थी बनवारी जी का। कभी कभी मैं देखता था उनके दुकान पर औरत भी लड़की भी, मतलब उनके परिवार के सदस्य भी मदद करते थे। और कभी कभी वो उसी कमरे में रुक जाते थे। जब ज़्यादा लेट हो जाता था ना, वहाँ से उनका गांव कुछ दूरी पर था तो जा नहीं सकते थे। उसी कमरे में अब आराम करते थे जिसमें सामान रखते थे। ऐसा मैंने कई बार देखा था। ये 15 दिन के आसपास लगभग मुझे रहते हुए हो गया था। संडे का टाइम था, संडे का दिन था, तो मैं अपना नींद अच्छी तरह से दिन में भी पूरी करके शाम के जाग चुका था। 4 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई थी। भूख लगी थी तो चाचा के दुकान पर, बनवारी के दुकान पर मैं पहुंच गया कि चलो नाश्ता पानी हाथ कर ही लेंगे, रात का भोजन अब उसी ढाबा पर कर लेंगे। जब मैं गया ना तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, दुकान चला रही थी। मैं उसको देखता हूँ ना तो देखते ही रह जाता हूँ। चाचा की जो बनवारी चाचा थे उनकी लड़की इतनी सुंदर होगी। मैं पूछता हूँ कि बनवारी चाचा कहाँ हैं? तब वो कहने किसी काम से बाहर गए हुए। क्या चाहिए आपको? आवाज़ मीठी थी। मैं तो एक नज़र में देख करके उसको पसंद कर लिया था कि ये लड़की मेरे दिल को भाग गई है। और इसके बाद मैं चाय नाश्ता करता हूँ और फिर अपने कमरे में लौट जाता हूँ। मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहता हूँ कि देखो चाय वाले का लड़की है, लेकिन कितना अब सलीके से है,
साफ सुथरा कपड़ा पहन रखी है और देखने में भी अब पढ़ी लिखी सी लग रही है। बातचीत का रवैया भी बिल्कुल सही था। मैं उसी लड़की की सोच में डूब जाता हूँ। खैर, इसके बाद रात हो जाती है और चाचा अपना सामान समेट करके उस कमरे में रख देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि चाचा, आपका परिवार कितना बड़ा है? हाँ, तब कहते हैं कि बेटा कुछ बड़ा ही है। अब बेटा तो हमारे पास में है नहीं, बेटियां हैं और हमारी दुकान में मदद भी करती हैं। मैं पूछता हूँ कि कितनी बेटी हैं? तो कहते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं। अब इसके बाद चाचा तो अब रुकते नहीं हैं, कहते हैं बेटा, मैं तो अपने घर निकल रहा हूँ, अब तुम्हारी जिम्मे है ये घर। मैं तो बोला कि चाचा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसा आप छोड़ के गए हो वैसे सुबह मिलेगा, मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में। चाचा चले गए। इसके बाद मैं सोचता रहा कि भोजन करने जाऊं या ना जाऊं। मन थोड़ा हरासमेंट था। अब इसके बाद मैं भोजन करने पहुंच ही जाता हूं। जब वहाँ से चाचा की दुकान जहाँ लगती थी ना, वहाँ पर आता हूँ ना, तो रात हो चुकी थी, करीब 9 बजे के आसपास का बात था। उस दुकान के पास में उसी जैसी लड़की को मैं वहाँ पर देखता हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि अरे, ये तो बनवारी चाचा की लड़की है, जिसको मैं अब मिला था शाम के टाइम में, जहाँ नाश्ता वगैरह किया था। ये करके आ रही है। अब इसके बाद वो अंधेरे में कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा, लेकिन वो नज़र नहीं आई। और तब मैं अपने कमरे में लौट जाता हूँ। मैं उसी के बारे में सोचता हूँ कि आखिर चाचा तो कब के दुकान बढ़ा के चले गए थे, और ये लड़की अब यहीं पर मैं देखा था। जैसा मैं देखा, अब रात के टाइम में अंदाज़ा बिल्कुल लगा था, कपड़ा लत्ता वैसे ही, बाल खुले हुए थे, हाइट भी वही थी, कद काठी सब कुछ मैच कर रहा था। तो मुझे लगा कि वहाँ वही लड़की थी। मैं उसका नाम पूछा नहीं था। अब इसके बाद में सोच विचार करने लगता हूँ कि आखिर ये कर क्या रही थी। और मैं भोजन तो कर लिया था, कब मुझे नींद आ गई अब मुझे पता ही नहीं चला। जब चाचा के कमरे में जहाँ सामान रखते थे और वहाँ पर कुछ खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आने लगी ना, तब मेरा नींद खुल गया। मुझे लगा कि आज तो चाचा यहाँ रुके नहीं हैं, तो ये है कौन? मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और अंदाज़ा करता हूँ ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। हाँ, तब मुझे ज्ञात होता है कि ये तो उसी कमरे से अंदर से आवाज़ आ रही है। उसमें ताला भी चाचा मार के गए थे, तो कौन हो सकता है? मुझे लगा कि अब खाने पीने के सामान रखे हैं, कहीं बिल्ली उल्ली तो नहीं घुस गई है, कहीं खिड़की गलती से खुला तो नहीं रह गया। मुझे लगा कि ये तो सारा सामान बर्बाद कर देगी। तब मैं उस कमरे में अब बाहर देखता हूँ तो ताला बंद है। अब दूसरी तरफ जाता हूँ जहाँ खिड़की भी बंद था। आवाज़ खड़खड़ की जरूर सुनाई दे रही है। मैं आवाज़ करता हूँ कि कौन है अंदर। मैं अब समझ लिया कि बिल्ली वगैरह है, मैं आवाज़ दूंगा तो भाग जाएगी। लेकिन कुछ देर के लिए शांति जरूर हो गई। मुझे लगा कि शायद बिल्ली होगी, अंदर रह गई होगी, सामान का नुकसान पहुंचा दिया होगा। अब इसके बाद में जब कमरे में पहुंचता हूं, फिर वही खड़खड़ की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर मैं आता हूं और बिल्ली को बोल करके मैं डांटता हूं, बिल्ली शांत रह, कोई सामान का नुकसान मत करना। और इसके बाद फिर शांति हो जाती है। सच कहूँ ना, मैं भूत प्रेत पर यकीन करता था। मैं गांव का रहने वाला था और हमारे गांव में अब कुछ ऐसे किस्से थे जो लोग बताते थे। एक हमारे गांव में एक पेड़ था, नीम का पेड़, और नीम के पेड़ में ऊपर में कहते थे लोग कि यहाँ पर चुड़ैल रहा करती है। खैर, मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन मुझे डर लगता था। मैं बचपन से उसके बारे में सुनते आ रहा था, तो मैं भूत प्रेत को मानता था कि भूत प्रेत होते हैं। लेकिन उस टाइम में मुझे जरा भी संदेह नहीं हुआ, ना मुझे जरा भी डर लगा कि इस कमरे में कोई भूत प्रेत भी हो सकती है। मैं तो समझा कि बिल्ली वहाँ पर है, अब चाचा का सामान का नुकसान पहुँचा रही है। मैं 2 बार 3 बार जाकर के डांट आया कि तुम शांत रहो, नुकसान मत पहुँचाना। मुझे लगा कि बिल्ली अंदर गलती से रह गई है, निकल नहीं पाई है, और निकलने का अब रास्ता भी अब खुला नहीं था।
खिड़की भी बंद थी, दरवाज़ा भी बंद था, तो निकले बेचारी कहाँ से। 3 बार के बाद में अब फिर वो आवाज़ शांत हो गई थी। मैं अपने कमरे में आकर के अब फिर मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार उसी लड़की के अब ख्याल कर रहा था, जो रात को और चाचा की जो लड़की दुकान पर बैठी थी। मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर चाचा के जाने के बाद में वो लड़की उस जगह पर कर क्या रही थी। कहीं गलत वलत काम तो नहीं करती है। मेरे मन में अब ऐसी फितूर की बातें चल रही थी। मन भटक रहा था, अब मैं भटकता जा रहा था। कब मैं ऐसे ही याद करते करते और सो जाता हूँ। जब मेरे गालों पर, मेरे सर पर जैसे कुछ अब कोई हाथ फिरा रहा है, तब मेरी आंख खुल जाती है। मुझे लगता है कि मैं सपने में हूँ और सपने में मुझे ऐसा आभास हो रहा है। जो मैं देखता हूँ ना, तो मैं देखता ही रह जाता हूँ। वही लड़की सेम टू सेम जो चाचा की लड़की थी, जो दुकान पर मैंने देखा था, वैसे ही कपड़ा लत्ता पहने हुए। कपड़ा थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन स्टाइल वगैरह सब वैसे ही था। खुले हुए बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लड़की मुझे सोते हुए मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी और मैं जैसे जाग गया हूँ। मुझे लगा कि ये मेरा सपना है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या, जिस लड़की को मैं याद करूँ और वो लड़की मेरे पास में आ जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं सपनों की दुनिया में, अब मैं उसी को याद करके सोया हूँ ना, तो शायद सपना उसी का आया। मैं तब तक यकीन नहीं किया जब तक मैं पूरी तरह से अब उसको परख नहीं लिया। हाँ, जैसे ही मैं उठ के बैठता हूँ, सपने में मुझे लगता है कि सपने में हूँ, लेकिन जब उठ के बैठता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये सपना कैसे हो सकता है। मैं अपने हाथ पर चिकोटी काटता हूँ, दर्द होता है, तब मुझे एहसास होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सपना नहीं, ये तो रियल है। ये लड़की यहाँ पर है। सही कहूँ ना, मैं उस लड़की को गलत समझा था। मुझे लगा कि रात के टाइम में उस सड़क पर जहाँ पर कोई आवागमन नहीं हो रहा है, तो ये लड़की कर क्या रही है। ये गलत दिशा में लड़की जा रही है। तब मैं अब उससे पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तुम्हारे तो पापा अब गांव पर गए ताला वाला बंद करके। मैंने तुम्हें वहाँ पर अब देखा भी था, दुकान के पास में जहाँ तुम्हारा पापा दुकान लगाते हैं। तुम कर क्या रही हो? लेकिन वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, मेरी तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी आंखों में जादू हो। अब मुझे लग रहा है कि मैं हिप्नोटाइज होता जा रहा हूँ। मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ और मैं मदहोशी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। जैसे लग रहा है कि वो मुझे हिप्नोटाइज कर रही है। अब मैं उसके जाल में फंसता जा रहा हूँ। आखिरकार मैं इस कदर उसके जाल में फंस गया था कि जो लड़की मुझसे अब बोल रही थी, अब मैं करने के लिए तैयार था। जान न पहचान, लेकिन वो सम्मोहन कर रखी थी। उसकी आंखों में एक सम्मोहन था। अब मैं उससे बोल रहा हूं कि देखिए, आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। तब कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना, सब उसकी मर्जी से। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़की ऐसी हो सकती है। मेरी चाहत में वो लड़की यहाँ तक आ सकती है, लेकिन उसकी आंखों में जो मैंने देखा, समझा, परखा, मैं तो उसी में डूब के रह गया था। मैं तो ना कर ही नहीं सकता था, ऐसा मेरा हाल हो गया था। और उसके बाद मैं उसी अपने बिस्तर पर कब का सो जाता हूँ, कुछ भी मुझे पता नहीं है। जब सुबह होती है ना, तब मुझे लगता है कि अरे, इस घर में वो लड़की आई थी, वही लड़की थी। ये तो गलत बात है। लेकिन मैं ये बात चाचा से भी पूछ नहीं सकता था, ना जाने क्या सोचते। और जो हमारे मैनेजर साहब थे, अब उनके वो करीबी थे, अगर वो बात उन तक पहुंच जाती तो मेरी नौकरी भी चली जाती। मैं तो एकदम डर गया था। मैं बिल्कुल उनसे पूछने नहीं जा रहा था। वैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं उनसे बात करूं और चाचा को समझाऊं कि आपकी लड़की जो है ना, गलत दिशा में जा रही है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। अगर वो नहीं मानेंगे तब मेरा क्या होगा? मैनेजर साहब तक बात पहुंच जाएगी और फिर मेरी नौकरी चली जाएगी।
सही में मैं बहुत डर गया था। मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं उनसे बात करूं। अपना दुकान वो लगा चुके थे। अब इसके बाद मैं चाय वहीं पे पीता था। चाय पीने में पहुंच गया, तब मैं देखा कि वहाँ पर अब चाचा के अलावा वो लड़की नहीं थी। कई बार मेरे मन हुआ कि मैं पूछूं, लेकिन मैं पूछ नहीं सका। चाय पीने के बाद में मैं आ चुका था और फिर अपने तैयारी वारी करके अपना काम पर निकल गया था। रात को आया। रात के आने के बाद में और मैं फिर अब होटल पर जा रहा था खाना खाने के लिए। चाचा की जो दुकान थी ना, उस टाइम तक खुली थी, 9 बज रहा था। कभी लेट भी करते थे, 9 साढ़े 9 बज जाता था। ग्राहक होता था 10 भी बज जाता था। अब अपने घर की खेती थी, जब मर्जी बंद करो, जब मर्जी चालू करो। मैं जब उधर से निकल रहा था ना, होटल की तरफ जा रहा था ना, तब मैं उस लड़की को वहाँ पर बैठे हुए देखा। लेकिन मैं डर गया था। मैं उसके सामने जाना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि ये लड़की गलत है, कहीं फिर मैं इसके जाल में न फंस जाऊं। लेकिन चाचा थे वहाँ पर, दोनों आपस में बात कर रहे थे। सामान ग्राहक भी थे और उनको सामान भी दे रहे थे। मैं होटल में पहुँच गया। मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम लगाया कि इनके जाने के बाद ही मैं उस घर में जाऊँगा। वो लड़की चली जाएगी और तब मैं अपने घर में जाऊँगा। मैं बेहद डर चुका था उसके चाल चलन देख करके। मुझे लगा कि लड़की बहुत ही गलत है। ऐसा कोई होता है अनजान लड़की के पास में और पहुंच जाना, ना जान ना पहचान, ये कैसे संभव था? मैं समझ गया कि ये गलत है ही है। मैं होटल में टाइम बिताता हूँ, भोजन वोजन करके, और मैं फिर लौटता हूँ। तब तक चाचा की दुकान बंद हो चुकी थी। सारा सामान शायद अंदर पहुँचा तो गए थे और एक चाबी मेरे पास मेन गेट का था और एक चाबी उनके पास में था। मतलब वो जा चुके थे। मैं अपने कमरे में पहुंचता हूं और फिर मैं अपना भोजन तो कर ही लिया था और इसके बाद मुझे नींद आ जाती है। उस रात वाली कहानी फिर मेरे साथ में दोहराई जाती है। सेम वैसे ही वो लड़की मेरे बालों से खेलती है और मेरा नींद टूट जाता है। मैं उसको देख करके डांटना चाहता हूँ, लेकिन जब आंखों में देखता हूँ ना, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं उसकी आंखों में डूबता चला जाता हूँ। अब फिर उसकी मर्जी पर मैं चलने लगता हूँ। जो उसकी इच्छा है अब पूरी करने में लग जाता हूँ। जब मैं सो जाता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं होता कि मैं कब सोया। और जब मेरी आंख सुबह खुलती है ना, तो सर भारी भारी, बदन में दर्द, और मैं बड़ा मुश्किल से बिस्तर से उठता हूँ। लग रहा है कि अंदर बुखार भी आ चुका है। और फिर मैं बड़ी मुश्किल से अब तैयार होने लगता हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा कि मैं अब आज काम पर जाऊँ। शरीर में ऐसा ही दर्द हो रहा था, लेकिन काम पर जाना जरूरी था। नया नया काम था और ऐसे में छुट्टी नहीं कर सकता था। मैं अपने काम पर पहुँचता हूँ और फिर वही हालत मेरे साथ में हो जाती है। मैं अपना काम करते हुए और थकान में, दर्द में कब मेरी आंखें झपक जाती है पता ही नहीं लगता। वहाँ पर मेरे कुछ दुश्मन भी थे और वो मिनट में मैनेजर साहब को खबर पहुंचा देते थे कि देखिए सुपरवाइजर साहब तो अपने सो रहे हैं आराम से। अब आगे मैनेजर साहब मेरे पास में आके खड़े हो गए, मुझे तो पता ही भी नहीं चला। अब फिर मेरी नाम लेकर के कौशल कौशल, तब मैं उठता हूँ। डर जाता हूँ कि आज मैं क्या कहूँगा। अब तो मैं इनके घर में आ चुका हूँ, यहाँ तो बिल्कुल सुख शांति है। पूछते हैं बेटा बात क्या है, आज तुम फिर सो रहे हो? मैं बोला डरते हुए कि क्या बताऊं सर, रात से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं तो आज छुट्टी करना चाहता था, लेकिन मैं आ गया, हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए सर, मुझे बुखार भी लगा हुआ है। मेरा हाथ पकड़ के देखते हैं और कहते कि हाँ कौशल, तुम्हें तो फीवर चढ़ा हुआ है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? और तब मैं कहने लगा सर नया नया नौकरी है ना, इसलिए मैं डर गया था। और तब वो मुझे डांटने लगे, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जल्दी जाओ और डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। नौकरी कहीं नहीं जा रही है, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम इसकी चिंता मत करो। पहले तुम अपना इलाज कराओ, जब स्वस्थ हो जाओ और तब मेरे पास में आना। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं काटूंगा। मैं बड़ा निश्चित हो गया। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई लेता हूँ और डॉक्टर बोलता है दवा खा के आराम करना, सुबह तक बुखार तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 खुराक दवा दिए थे,
और तीनों मैं खुराक दवा लेकर के अपने अब घर पर आ गया था। चाचा की दुकान खुली हुई थी, मैं देख लिया था। अब इसके बाद कमरे में आ जाता हूँ, दवा खा करके और मैं सो जाता हूँ। थकान तो थी ही, कब मुझे नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता है। जब मेरी आँख खुलती है ना, वही रात का टाइम हो चुका था। मैं तो आज भोजन करने भी नहीं गया था, ऐसा ही थकान मेरे अंदर में भरी हुई थी। उस रात भी उसकी मर्जी चली। अब मैं तबीयत मेरा खराब, लेकिन मैं उसको समझा नहीं सका, ना मैं रोक सका। जब सुबह हुई ना तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। अब जो बुखार उतरना था ना, दवा खाने के बाद भी बुखार उतरा नहीं था, उल्टा बुखार और ज़्यादा हो गया था। अब तो ऐसा मेरी हालत था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होने से भी हिचक रहा था कि कहीं चक्कर आ जाए तो मैं कहीं गिर न जाऊं। लेकिन रात वाली बात जो मेरे साथ में चल रही थी ना, खटक रही थी। आखिर ये लड़की मेरे पास में कैसे आ जाती है? चाचा का घर वहाँ से काफ़ी दूरी पर था। कोई अपने परिवार से छुप करके इस तरह से कैसे निकल सकता था? मेरे मन में ये जो सवाल था ना, उसका कोई जवाब नहीं था। और जवाब मिले तो कहाँ से मिले? लेकिन मैं अपने सोच लिया था कि मैं अब इसका पर्दाफाश करके जरूर रखूंगा, नहीं तो ये मेरे साथ में तो हर रोज का तमाशा कर रखी है। आती है, अब मुझे ना जाने क्या हो जाता है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया था कि आखिर वो जिंदा इंसान है या फिर कोई भूत प्रेत है। मैं पहचान ही नहीं सका था। देखने में एक आम लड़की की तरह बिल्कुल लग रही थी, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अभी मेरी तबीयत सुधर नहीं रहा था। दवा जो था मैं उसको खाता हूं और फिर आराम करने लगता हूं। चाचा किसी काम से आए थे, कोई सामान, अब उसमें गोदाम भी था उनका जैसा सामान वामान रखने के लिए। अब उनको लगता है कि मैं आज गया नहीं हूँ, और तब मेरा नाम लेके बोलते हैं, अरे कौशल बेटा, काम पर नहीं जा रहे हो क्या? तबीयत ठीक है ना? जब मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ तो मेरे कमरे में आ जाते हैं, मेरी हालात देखते हैं और कहते हैं, अरे बेटा तुझे तो बुखार चढ़ा हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा बुखार है बेटा। मेरे पास बैठ जाते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में बैठ कर के अब मुझसे बात कर रहे हैं कि आखिर हुआ कैसे बेटा ये सब? तुम्हारी तबीयत मुझे बताया तक नहीं, दवा वो ले रहे हो? हाँ, तब मैं ज़्यादा तेज तो बोल नहीं सकता था, आराम से उनको बताता हूँ कि हाँ चाचा जी, दवा तो ले रहा हूँ लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब मेरे चेहरे को देखने लगते हैं और कहते हैं कि अरे तू तो पीला पड़ चुका है, ऐसा कैसे हो गया? कौन सा बुखार आ गया? सही कहूँ ना कि मैं अब रोने लगा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ना जाने ऐसा क्यों उस टाइम हुआ था। मेरी आंसू को पोंछते हैं और कहते हैं, घबरा मत, अरे मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास में, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ना, तू चिंता मत कर। मैं जानता हूँ तू अपने परिवार से काफ़ी दूरी पर आया हुआ है काम के सिलसिले में, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब कुछ करूँगा। बात क्या है बता, कब से बुखार लगा हुआ है? अब मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन डर रहा था। तब मैं कुछ उस टाइम तो नहीं बताया। अब मैं बताया कि ऐसे ऐसे है, बुखार चढ़ गया है और उतर नहीं रहा है, दवा भी खाया। और तब चाचा कहने लगे, चिंता मत कर, मैं एक पास में डॉक्टर है और उसको जानता हूँ, मैं जाता हूँ उसके पास से दवाई लग के आता हूँ। और चाचा चले जाते हैं, मेरी मदद करते हैं, दवा लेके आते हैं और कहते हैं, खा, तेरी बुखार शाम तक उतर जाएगा। अब मैं बीच बीच में आता रहूँगा, देख के जाऊँगा। चाचा ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो बुखार जो उतरना चाहिए था बिल्कुल नहीं उतर रहा। ऐसे लग रहा है कि और मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। रात के करीब 9 बज चुका था। मेरे तो अब खाने पीने का कोई इच्छा ही थी नहीं, प्यास भी बहुत कम लग रही थी, ऐसा मेरा हालत हो गया था। चाचा मेरे लिए बहुत कुछ खाने पीने का सब कुछ बिस्किट से लेकर के दूध तक ले आकर रख दिए थे कि तू टेंशन मत कर, मैं आज रात यहीं पर रुक जाऊंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। चाचा मेरी सेवा भाव में अब रुक जाते हैं वहाँ पर, दुकान बढ़ा करके सारा सामान गोदाम में रख देते हैं और कहते हैं कि मैं बेटा तेरे पास ही रुक जाता हूँ। मैं कुछ मना नहीं करता उनको, मैं तो चाहता था कि वो बिल्कुल मेरे पास में रहें। डर भी मुझे कुछ लगता था उस टाइम में, जब बुखार चढ़ता था ना तो अजीब अजीब से
भयानक ख्वाब जैसे मुझे दिखाई देता था। वो लड़की जो मेरे साथ में रात में आती थी ना, चाचा की लड़की, वो भयानक रूप में अब मुझे नज़र आती थी। हाँ, मैं बहुत खौफ में हो जाता था। मुझे लगा कि ये सब सपने का असर है। बुखार जब चढ़ता है ना तो ऐसे ऐसे ख्वाब सा आने लगता है, डर लगने लगता है। अब रात को दवा खाने के बाद चाचा मेरे शरीर को देखते हैं और कहते हैं कि बेटा अभी बुखार तो उतरा नहीं है, चल मैं तेरे कल उसी जगह पर लेकर चलूँगा, डॉक्टर से मिलवाऊँगा, वहीं पर तेरा इलाज कराऊँगा। और फिर चाचा भी सो जाते हैं और मैं भी अब नींद में सो जाता हूँ। चाचा ही चिल्लाते हैं, चाचा जोर से चिल्लाते हैं ना तो मेरी नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है ना तो जो मैं देखता हूँ ना, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ। वही लड़की जो चाचा की बेटी थी ना, उसी के रूप में वैसे ही कपड़े लत्ते जो पहनने का उसका स्टाइल था, और वो सामने खड़ी थी। चाचा अब उसको डांट रहे थे, डपट रहे थे कि तू यहाँ पर कैसे आई, तू यहाँ पर कैसे आई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और चाचा एकदम नाराज हो रहे थे उस लड़की पर, तो तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की, अब तो यहाँ पर हमने पूजा पाठ सब कुछ करवा दिया था, तो आखिर तू कैसे आई यहाँ पर। चाचा कहने लगे कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे उसी जगह पहुँचाऊँगा जहाँ से तू कभी निकल ना सके। अब इसके बाद में चाचा का वो रूप मैंने कभी देखा नहीं था। वो तो जैसे तांत्रिक जैसे व्यवहार करने लगे थे। अब मैं ये सब देख करके अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था कि ये सब अचानक हुआ क्या कमरे के अंदर में। वो लड़की कैसी आ गई, घर का दरवाज़ा बंद था, चाचा उस कमरे में मेरे बगल में ही लेटे हुए थे थोड़ी दूरी पर, और फिर रात में वही आ गई थी मेरे साथ रात बिताने के लिए। मैं अभी तक समझ रहा था कि चाचा की बेटी है, लेकिन जब तंत्र मंत्र करने लगे चाचा ना, अब उसका रंग रूप सब कुछ बिल्कुल बदलने लगा। जैसे मैंने ख्वाब में देखा था ना जब बुखार चढ़ा था कि वो भयानक हो जाती है, वैसे ही उसका चेहरा हो गया था। और वो चाचा से उलझ रही थी, भारी आवाज़ में बोल रही थी कि तू यहाँ से चला जा, मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। जब मैं सब कुछ देखता हूँ ना तो मुझे यकीन नहीं होता है। ये खूबसूरत लड़की और एक चुड़ैल में बदल जाती है, भयानक चेहरे वाली चुड़ैल में। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाता हूँ। लेकिन चाचा थे तंत्र मंत्र का जानकार, उस लड़की को यानी चुड़ैल को उस घर से भगा के दम लेते। अब इसके बाद वो पसीने में नहा जाते हैं। अब फिर मेरे से कहते हैं कि इस घर में पहले कुछ ऐसा समस्या था जो मैंने निदान कर दिया था, लेकिन बेटे आज तक मैंने इसको इस घर में कभी देखा नहीं था। ये कब से तुम जानते हो? क्या तुम्हारे सामने भी ऐसा कुछ हुआ है? तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहने लगा चाचा मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था। ये आपकी बेटी का रूप लेकर के मेरे पास में आती थी, मेरे साथ रात बिताती थी। अब मैं तो अपना होश हवास खूब बैठता था, वो मेरे साथ में जबरदस्ती करती थी। जब मैं पूरा अपना दुखड़ा सुनाता हूँ ना तो चाचा मेरी तरफ गौर से देखने लगते और कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, ये बात मुझे बताना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैंने सब कुछ संभाल लिया, अब वो यहाँ इस जगह पर बिल्कुल नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से तुम्हारा ये बुखार, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो पड़ी थी। चाचा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब वही होता है, सुबह होते ही मेरे बुखार छू मंतर हो चुका है। शरीर में जो मेरी ताकत जो ख़त्म हो चुकी थी अब वो लौटने लगी थी। चाचा मेरे देखभाल करते हैं और 3 दिन के बाद में मैं अपने ऑफिस पहुंच जाता हूं, अपने काम पर। पूरी कहानी अपने मैनेजर साहब को बताता हूं कि देखिए वहाँ पर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। और तब मैनेजर साहब कहने लगे कि हाँ बेटी, वहाँ पर ऐसे कुछ समस्या पहले थी, जब मैंने घर लिया था ना तब ये समस्या थी, लेकिन वो जो चाय वाले हैं ना बनवारी जी, वो तंत्र मंत्र का जानकार भी हैं। तब वो कहने लगे कि आप मुझे घर में जगह दे दीजिए, मैं अपने दुकान वगैरह सामान रखूँगा, अब मैं इस चुड़ैल को यहाँ से भगा दूँगा। मैंने उनको दे दिया। उसके बाद में वो चुड़ैल भाग भी गई थी।
किराएदार भी रखा था, लेकिन किराएदार जो थे अब थोड़ा गलत किस्म के थे, गंद फैलाते थे, सफाई पसंद नहीं थे, और तब मैंने उनको हटा दिया था। इसके बाद मैंने किसी किराए पर दिया नहीं घर को। अब इसके बाद तुम ही गए हो बेटा। जब वो पूरी कहानी बता देते हैं ना, तब मैं दहल जाता हूँ। डर लगता है उस कमरे में जाने से, लेकिन अभी मेरे पास में इतना पैसा नहीं था, मुझे घर भी पैसा भेजना था, अब मैं इतना खर्च नहीं कर सकता था। अब इसके बाद मैं चाचा से कहता हूँ कि चाचा आप तो चले जाओगे, अब ये 4 कमरों का घर है, इतना बड़ा घर है, मैं अकेले रहूँगा, कहीं वो चुड़ैल आ जाए तब। तब चाचा कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ इंतज़ाम कर दिया हूँ। इस घर को मैं अच्छी तरह से दोबारा से बांध दिया हूँ। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि इस कमरे में इस बाउंड्री को पार करके अंदर आ जाए। अब वही होता है। मैं उस घर में 2 साल तक रहा, जब तक मैनेजर साहब बोलते नहीं हैं कि बेटा मैं इस घर को बेच रहा हूँ, तुम अपने लिए कोई व्यवस्था कर लो। और तब मैं उस घर से निकलता हूँ। वो कहानी, वो घटना जो मेरे साथ में घटी है ना, मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। जो मेरे साथ में उस चुड़ैल ने या फिर प्रेत आत्मा ने मेरे साथ में किया था। देखने में बिल्कुल आम एक लड़की की तरह लग रही थी, कोई उसमें बदलाव नहीं था। उसकी आंखों में जैसे ही मैं देखता था ना, तो मैं सुध बुध खो बैठता था। उसकी मनमानी अब चलती रहती थी, जो चाहती थी मेरे साथ में खेल खेलती थी। अब मैं उसके खेल में सहयोग करता था, ऐसा मेरे को हिप्नोटाइज कर देती थी। और वो मुझे मार करके अब मेरी आत्मा को अब लेके जाने वाली थी। अगर चाचा उस रात नहीं रुकते ना, तो शायद मेरे साथ में कुछ भी हो सकता था। अब इसके बाद में मैं बाद में चाचा से पूछा था कि चाचा मैं सही बताऊं कि मैं तो समझता था कि आपकी ही बेटी है, मैं इसी डर से आपसे मैं कुछ बोलता नहीं था। चाचा हंसने लगे और कहने लगे नहीं बेटा, वो ऐसी थी शक्ति कि किसी का रूप धारण कर सकती थी, जो चाहे रूप में आ सकती थी। और तब मुझे लगा कि मैं उस सुबह में जब गया था ना, उस लड़की को देखने लगा और वो लड़की मेरे दिल में भाग गई थी। शायद वो चुड़ैल वहाँ पर आसपास में थी और उसको लगा कि हाँ ये लड़का इस लड़की को चाह रहा है, और तभी उस लड़की का रूप लेकर के मेरे पास में आई थी, जो मैं समझ सका। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कौशल जी की भेजी हुई। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।